नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीआरपीसी के कुछ उन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे जो जनरली स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फोकस सीआरपीसी में सेक्शन 154 से लेके 265 तक होता है, क्योंकि वो सीआरपीसी की जिस्ट है, वो सीआरपीसी का कोर है, वो सीआरपीसी का क्रक्स है। पर आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं या उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, बट ये सेक्शन भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 28 की सीआरपीसी के। तो दोस्तों, जब कोई कोर्ट ऑफ सेशन किसी मुल्जिम को डेथ सेंटेंस देता है तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 366 ये कहता है कि वो जो कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस दी है वो हाई कोर्ट कंफर्म करेगा, तभी उस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं करता है तो वो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होगी, और जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करेगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगी डेथ सेंटेंस, राइट। तो ये तो हुआ सेक्शन 366। सेक्शन 367 क्या कहता है दोस्तों? वो ये कहता है कि पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। मतलब कि सेशन कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी, लेकिन हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पे गिल्ट को प्रूव करने के लिए जितने एविडेंस पे सेशन कोर्ट ने सजा दे दी उतने पे नहीं दी जा सकती, और एविडेंस लाओ, और एविडेंस दो। तो पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी और टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। अब इंक्वायरी सीआरपीसी की डेफिनेशन के हिसाब से वो होती है जो मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए किसी केस में ऐसा हुआ कि कोई मुल्जिम है, उसके जो डाइंग डिक्लेरेशन है, या कोई ऐसा केस है जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन पे किसी को कन्विक्ट कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसमें और एविडेंसेस आने चाहिए बिफोर यू गिव डेथ सेंटेंस टू द एक्यूज्ड, तो उसके लिए कोर्ट एडिशनल एविडेंस के लिए डायरेक्शन कर सकता है, राइट। तो ये हुआ सेक्शन 367। Section 368. Now this is power of High Court. It says power of High Court to confirm sentence or annul conviction. यानी कि वो conviction को खत्म भी कर सकता है. But this power is subject to right of appeal to the accused. In any case submitted under Section 366, the High Court may confirm the sentence. Now the word here is or. पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय द लॉ। यानी कि अगर ट्रायल कोर्ट ने उसको, जो सेशंस कोर्ट है, उसने उसको डेथ सेंटेंस दी है तो वो उसको कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे किसी केस के, जैसे मर्डर है, मर्डर के लिए या तो डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसने मर्डर की जैसे सेशंस कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी है तो हाई कोर्ट उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो कर सकता है पर उससे कम नहीं कर सकता। नाउ पॉइंट बी सेज मे annul द कन्विक्शन एंड कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑफ एनी अदर ऑफेंस विच द कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव कन्विक्टेड हिम। मतलब कि जैसे कि 302 में पनिश कर दिया, लेकिन कोर्ट, जो हायर कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो इस कंक्लूजन पे आता है कि इसने इसको नहीं मारा है, इसने सिर्फ इसको ग्रेवियसली हर्ट किया है, मरा ये किसी और कारण से है, तो वो उसको चेंज भी कर सकता है। तो अब आप अगर एनालाइज करेंगे इन सब बातों को, और या ही में इवन एक्विट द एक्यूज पर्सन, अगर आप ये देखेंगे कि जो ये कन्फर्मेशन वाला जो प्रोसीजर है,
दिस इज लाइक एन ऑटोमेटिक अपील। अगर कोई एक्यूज अपील नहीं भी करता है तो भी जब हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर रहा है तो हाई कोर्ट कैनॉट जस्ट डू इट मैकेनिकली। हाई कोर्ट के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं इसके अंदर, राइट? उसको अगर लगता है कि एडिशनल एविडेंस लिया जाना चाहिए तो एडिशनल एविडेंस लेना पड़ेगा उसको, और उसको अगर लगता है कि किसी और में कन्विक्ट किया जा सकता है तो किसी और में कन्विक्ट कर सकता है ना? तो कितनी सारी इसमें बाउंडेशंस है। तो अगर कोई एक्यूज अपील नहीं भी करता है तो भी ये एक तरह की ऑटोमेटिक अपील है एक्यूज के फेवर में, राइट? नाउ देयर इज अ प्रोवाइजो विद दिस सेक्शन 368, provided that no order of confirmation shall be made under this section unless the period allowed for preferring appeal has been expired, or if appeal has been presented within such period until such appeal is disposed of. अब देखिए, मान लीजिए कि किसी सेशन कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट किया, अगले दिन फाइल हाई कोर्ट पहुंच गई। अब हाई कोर्ट ने जो है ना, अब अपील का पीरियड तो ख़त्म नहीं हुआ और उसने जो है एक्सपायर मतलब उसको एग्जीक्यूट कर दिया कि जी कंफर्म कर दिया, डेथ सेंटेंस कर दो। तो वो हाई कोर्ट नहीं कर सकता अनलेस द टाइम ऑफ अपील एक्सपायर्स। यहाँ थोड़ा सा फर्क ये है, जो मैंने आपको कहा ऑटोमेटिक अपील, अब हो सकता है एक्यूज जब अपनी अपील प्रेजेंट करे तो ना जाने वो क्या ग्राउंड ऑफ अपील बनाए, क्या डिफेंस प्रेजेंट करे, जिसे सुन के हो सकता है हाई कोर्ट का जो माइंड है वो इस चीज पे आए कि नहीं भाई, इसको दिस पर्सन डज नॉट डिजर्व अ डेथ सेंटेंस और ही मे डिजर्व एक्विटल। तो ये जो प्रोवाइजो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक एक्सपायर नहीं होगा अपील का पीरियड, तब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। और अगर अपील पेंडिंग है तो अपील के डिस्पोज ऑफ होने तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। तो ये हाई कोर्ट के ऊपर एक तरह की लिमिटेशन है, राइट? अच्छा, अब एक चीज और, अब मान लीजिए कि हाई कोर्ट में जो उसने अपील करी उसमें उसकी डेथ सेंटेंस कंफर्म हो गई, तो हाई कोर्ट की जितनी एक्सरसाइज हमने ये देखी 367, 368, इन सब की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो ऑटोमेटिकली वो कन्विक्ट होगा। तो जनरली जब कोई डेथ रेफरेंस का केस हाई कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि उसकी जो अपील है और जो कंफर्मेशन वाली फाइल है उसको मर्ज कर दिया जाता है, मतलब लाइक दे आर हियर टुगेदर इन द कोर्ट। सो दिस इज अबाउट चैप्टर 28 सेक्शन। तो अब बात करते हैं चैप्टर 32 की, विच इज अबाउट एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो अब जब किसी को हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी डेथ सेंटेंस तो उसका एग्जीक्यूशन भी तो कराना है, या कोई और पनिशमेंट दी किसी भी कोर्ट ने एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, क्योंकि उसके लिए तो कंफर्मेशन ज़रूरी है, बाकी सेंटेंसेस के लिए कंफर्मेशन ज़रूरी नहीं है। तो उनका एग्जीक्यूशन भी तो होगा। वो एग्जीक्यूशन कैसे होगी? कोई अपने आप, तो कोई बंदा बेल पे है, उसे कोर्ट ने सज़ा कर दी, तो अब क्या करें? वो अपने आप तो आएगा नहीं कि मुझे जेल में डाल दो, उसका एग्जीक्यूशन तो करवाना पड़ेगा ना कोर्ट को ही। तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उसका एग्जीक्यूशन कराए। इसमें ध्यान रहे कि सेक्शन 389 जो है दोस्तों, विच इज अबाउट जो सेक्शन 389 है वो ये है कि जब तक आपकी अपील पेंडिंग है तब तक आप जिस कोर्ट ने आपको सज़ा करी है वहाँ आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी जब तक मैं अपील करूँ, मेरी जब तक अपील डिसाइड हो तब तक मुझे बेल दे दे। तो वो बेल जनरली मिल जाती है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ ऑफेंस। अगर किसी ने मर्डर करा है तो फिर उसमें तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा केस है, कोई चोरी का केस है या कोई ऐसा केस है, तो उसमें जनरली 389 की एप्लीकेशन अलाउड हो जाती है।
तो सबसे पहले सेक्शन 413, व्हेन इन केस सबमिटेड टू द हाई कोर्ट confirmation of death sentence, the court of session receives the order of confirmation or other order of the high court, it shall cause such order to be carried into effect by issuing warrant or taking such other steps as may be necessary. Right? हाई कोर्ट ने जैसा आदेश किया सेशंस कोर्ट के लिए वैसा मानना जरूरी है. अगर सेक्शन 414 कहता है where a sentence of death is passed by high court in appeal or in revision, the court of session shall on receiving the order of high court cause the sentence to be carried into effect by issuing the warrant. जैसे कि अभी निर्भया के केस में हुआ था कि उसके बार बार डेथ वारंट एग्जीक्यूट मतलब बना रहा था कोर्ट, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे बिकॉज दे आर डूइंग अपील्स एंड एवरीवेयर दे आर गोइंग वेयर एवर दे कुड गो. राइट नाउ सेक्शन 415 दोस्तों, पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. अब किसी ने हाई कोर्ट ने किसी को कंफर्म कर दी डेथ सेंटेंस, लेकिन बंदा सुप्रीम कोर्ट चला गया अपील करने, तो सुप्रीम कोर्ट से जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाएगी तब तक उसकी सजा जो है पोस्टपोन रहेगी, तब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. सेक्शन 416 सेज अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई गर्भवती महिला है, तो दोस्तों उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती. ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है कि कोई गर्भवती स्त्री है, देयर इज अ प्रेग्नेंट वुमन, कैन शी बी गिवन डेथ सेंटेंस. तो यहाँ जो वर्ड यूज किया है बेयर एक्ट में, इफ अ वुमन इज सब्जेक्ट टू सेंटेंस टू डेथ एंड इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, द हाई कोर्ट शैल करनी ही पड़ेगी, कोई और चारा नहीं है. उसकी डिलीवरी, ऐसा नहीं है कि उसकी डिलीवरी करा के आप उसको डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट कर दो, आप उसको डेथ सेंटेंस नहीं देंगे. ये जो राजीव गांधी का जो मर्डर केस था दोस्तों, उसमें एक एक्यूज थी नलिनी, शी वाज प्रेग्नेंट, तो उसकी उस बेसिस पे उसकी डेथ सेंटेंस को कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया था. तो ये हुई हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस. नाउ देयर इज पार्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट कैसे होगा? तो एक्सेप्ट व्हेन अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इन व्हाट प्लेस एनी पर्सन इज लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड. अब ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको कहाँ जेल में डालना है. राइट? स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आपको स्टेडियम में जेल में डाल दे, जैसे कि जब कोई प्रदर्शन होते हैं तो एक टेम्पररी जेल बना दी जाती है ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, जिस भी कंसर्न स्टेट में आप ऑफेंस करते हैं. इफ एनी पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड or committed to custody under this code is in confinement in civil jail. मान लीजिए कि उसके ऊपर कोई 400 BC का केस है, उसमें भी उसको जैसे CPC के अंदर सिविल जेल की प्रोविजन है, वो सिविल जेल में है, तो वो उसका जो ट्रांसफ़र है वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि भाई इसको सिविल जेल से क्रिमिनल जेल में डाल दो. इस तरह की जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 417 हमें बताता है. राइट? अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, दिस विच इज सेक्शन 418. व्हेन द एक्यूज्ड इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म इन केसेस अदर देन दोज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 413, दैट इज ऑब्वियसली डेथ सेंटेंस अलावा जो केसेस हैं, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शेल फोर्थविथ फॉरवर्ड अ वारंट to the jail or other place in which he is or is to be confined. यानी कि जैसे मान लीजिए अगर वो जेल में ही है, मतलब अंडर ट्रायल के दौरान भी वो जेल में ही था, तो भी यहाँ से सज़ा का वारंट जाएगा जी कि इसको जेल में रखना है. राइट? और अगर वो बाहर है तो उसको वहाँ से लाया जाएगा, और जहाँ भी वो डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट कि इसको कहाँ रखना है, उसको वहां रखा जाएगा. राइट? प्रोवाइडेड दैट वेयर एक्यूज्ड इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रिपेयर और फॉरवर्ड
a warrant to the jail and the accused may be confined in such place as the court may direct. तो इसको जो प्रोवाइजो है जिसमें राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक की पनिशमेंट दी जाती है, यानी कि कोर्ट जब तक अपनी सीट से ना उठे तब तक की सज़ा होती है। तो जैसे कि जो ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस होते हैं उसमें कोर्ट कई बार क्या पनिशमेंट देती है कि खड़े रहो सारे दिन आज ही, या फिर उसको शाम तक के लिए लॉकअप में बंद कर दो। हर कोर्ट में एक लॉकअप होती है जहाँ पे जिन जिन मुलजिम की पेशी होती है वो सब वहाँ रहते हैं, और फिर वहाँ से जब उनकी सुनवाई हो जाती है तो वहाँ से वो अपनी अपनी जेल में चले जाते हैं। तो कोर्ट ये भी कह सकता है इसको लॉकअप में रखो आज, वहाँ इसको कन्फाइन कर दो। या फिर हमारे नेबर कंट्री यानी कि हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को पनिशमेंट दी थी वहाँ की कोर्ट ने। उनको किसी करप्शन के केस में गिल्टी पाया गया था, तो वहाँ की कोर्ट ने उनको क्या सज़ा दी थी कि अनलेस वी सिट, जब तक हम अपनी सीट से उठते नहीं हैं तब तक आपको पनिशमेंट है खड़े होने की। तो जब हम खड़े होके यहाँ से अपने चैम्बर में चले जाएंगे, जज अपने चैम्बर में चले जाएंगे, तब तक की आपको पनिशमेंट है। तो तब तक उनको खड़े रहना है, ये उनकी पनिशमेंट थी, राइट। सो दिस इज 418. Now subclause 2 of this 418, where the accused is not present in court when he is sentenced to such imprisonment under subsection 1, the court shall issue a warrant for his arrest. Arrest warrant issue होगा। जैसा मैंने बताया कि जो भी व्यक्ति जो बेल पे है और उसको later on court finds out that this person deserves to be convicted, so उसका वारंट इशू होगा और उसको जेल में ले जाने के ऑर्डर होंगे, राइट। दिस इज 418. नाउ डायरेक्शन किसको जाएगी? डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन, तो ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, राइट, या फिर कोई और जगह जहां पे उस प्रिजनर को जेल में रखना है। तो जो भी कंसर्न्ड जेलर होगा उसको जाएगी एप्लीकेशन, सॉरी ये वारंट। वारंट विद whom to be lodged. When a prisoner is confined in jail, the warrant shall be lodged with the jailer. तो आपको पता है कि नहीं पता, जितने भी कैदी जेल में होते हैं उनका एक वारंट होता है जिस पे उनकी पूरी जानकारी होती है, किस जेल में रहना है, इनके पिताजी का नाम क्या है और इनकी कितनी सज़ा है, और सारा रिकॉर्ड उससे रिलेटेड कैदी से वो सब उस वारंट में होता है, राइट। सो दिस इज 420. Now the second part, the other part of, सबसे पहले डेथ इन सेंटेंस, फिर इम्प्रिजनमेंट, तीसरा फाइन। फाइन कैसे कवर होगा? When an offender has been sentenced to pay fine, the court passing the sentence may take action for recovery of fine in either or both of the following ways. This is to say, it may, अब देखिए यहाँ कोर्ट के पास ऑप्शन है कि कोर्ट एक ऑप्शन एक्सरसाइज करे या दोनों एक्सरसाइज करे। फाइन बेसिकली कैसे रिकवर होगा? अब जैसे आपने देखा होगा कि मर्डर वगैरह के जो केसेस होते हैं उसमें, या रेप के जो केसेस, जितने बड़े सीरियस नेचर के केसेस होते हैं उनमें कोर्ट फाइन भी लगाता है। कोर्ट ने कहा 5 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर फाइन भी लगा, 10 साल की जेल और 5 लाख का फाइन। तो अब इसके 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका सेक्शन 421 बताता है वो ये है, इशू अ वारंट फॉर लेवी ऑफ द अमाउंट बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि आपके पास जो गाड़ी है उसको बेच सकता है कोर्ट, गाड़ी, स्कूटर, बाइक, जो भी आपके पास है, कोर्ट अपना फाइन रिकवर करने के लिए उसको बेच सकता है, राइट। बट दैट शुड बी इन योर नेम। जो एक्यूज है उसके नाम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्यूज के पापा के पास गाड़ी है, वो कब पापा की गाड़ी बेच दे, राइट। इशू अ वारंट टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑथराइजिंग हिम टू रियलाइज द अमाउंट एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू।
राइट, लैंड रेवेन्यू की तरह, जैसे लैंड रेवेन्यू की रिकवरी सरकार करती है, राइट, उस प्रॉपर्टी पे जब कोई प्रॉपर्टी पे जो टैक्स वगैरह होता है जब कोई नहीं भरता है तो सरकार अपने अपने मैकेनिज्म से, अपनी पावर से उसको रिकवर करती है। तो उसी तरह से ये फाइन रिकवर करा जाएगा उस एक्यूज से। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ एक प्रोवाइजो है। अब मान लीजिए जब कोर्ट ये कहता है कि आपको 5 लाख रुपए फाइन भरना है और अगर आपने 5 लाख रुपए फाइन नहीं भरा तो आपकी सज़ा बढ़ा के 1 साल की और बढ़ जाएगी। तो अब आपने वो पूरा 1 साल काट लिया, अब आपको फाइन नहीं देना, राइट, जनरली फाइन आपको नहीं देना, ये इसकी प्रोवाइजो कहती है। If the sentence directs that in default of payment the offender shall be imprisoned, and if such offender has undergone the whole of such imprisonment in default, no court shall issue such warrant unless for special reason to be recording। मतलब अब स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में कोर्ट आपको कर सकता है, ये आपकी रिकवरी फिर भी कर सकता है, राइट, मतलब आपने सजा भी काटी और फिर भी रिकवरी होगी, राइट, अनलेस in writing, unless it considers considers it necessary so to do, unless it has made an order for payment of expenses or compensation out of the fine under section 357, जो बेसिकली 357 बेसिकली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। तो जैसे कोई एसिड फेंक देता है किसी लड़की के ऊपर, तो उस केसेस में क्या करता है कोर्ट की 5-6 लाख रुपए फाइन लगा दिया उसके ऊपर कि ये पैसा जो है इस लड़की को देना है फॉर हर रिहेबिलिटेशन, ताकि अपनी ज़िंदगी दोबारा से जी सके अच्छे से। तो वो 5-6 लाख रुपया देना था, अब वो तो पैसा देने को तैयार नहीं, वो तो कहा मैं 1 साल सज़ा काट लूँगा, और है ना। तो यहाँ फिर भी आपकी रिकवरी हो सकती है ऐसे केसेस में जब वो फाइन विक्टिम को दिया जाना हो, राइट, तो आपसे वो रिकवरी फिर भी हो सकती है, भले ही आप सज़ा काट लो जेल में, in default of your payment of fine. Now, the subclause 2 of section 421 says the state government may make rules regulating the manner in which warrant under clause A of subsection are to be executed। वही जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको कैसे बेचा जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। सो दिस इज नॉट ऑफ मच यूज टू अस। So now अब जो सेक्शन 422 है वो ये कहता है इफेक्ट ऑफ सच वारंट, क्या होगा जब कोर्ट जो बेचने की जो ऑर्डर करता है उसका क्या होगा। अ वारंट इशूड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 421 बाय एनी कोर्ट may be executed within the local jurisdiction of such court, and it shall authorize the attachment and sale of any such property outside such jurisdiction when it is endorsed by the district magistrate within whose local jurisdiction such property is found। अब मैं मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने उड़ीसा में कोई ऑफेंस कर दिया, वहाँ मुझे सज़ा हो गई, मेरे को फाइन हो गया। अब वहाँ के जो कोर्ट है ना वो उड़ीसा से ही मेरे से रिकवरी कर सकता है दिल्ली में सीधा डायरेक्ट। वो डायरेक्शन करेगा मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो डीएम होगा मेरे यहाँ का, वो डीएम उस पर एक एंडोर्समेंट देगा और उस एंडोर्समेंट से उसकी सारी रिकवरी हो जाएगी, राइट। सो दिस इज वो इफेक्ट ऑफ 422। तो पूरे इंडिया में आप कहीं भी ऑफेंस कर दोगे और आपके पास अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी रिकवरी हो सकती है, राइट। नाउ सेक्शन 423, वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन इशूड बाय कोर्ट इन एनी टेरिटरी टू विच डज दिस कोड यानी सीआरपीसी जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि हमारा जैसे कोई नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, यहाँ पे हम कैसे फाइन को रिकवर करेंगे। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड or in any other law for the time being in force, when offender has been sentenced to pay a fine by a criminal court
in any territory to which this court does not extend, and the court passing such sentence issues a warrant to the collector of district in territories to which this court extends, authorizing him to realize the amount as if it were arrear of land revenue, such warrant shall be deemed to be issued under clause B of subsection 1 of 421 by court in the territories to which this court extends, and the provision of subsection 3 of said subsection as to the execution of such warrant shall apply accordingly. मतलब कि वहाँ का जो रेलिवेंट लॉ होगा उसके अंदर उसको हम ये समझेंगे कि उसने उसको एज अ लैंड रेवेन्यू कवर करा है. नाउ सेक्शन 424, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा. दिस इज अबाउट सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट. So when an offender has been sentenced to fine only and to imprisonment in default of payment of fine, and the fine is not paid, the court may order that the fine shall be payable in, जैसे कि कोर्ट ये ऑर्डर कर देगा 30 दिन के अंदर जुर्माना भरना है या इंस्टॉलमेंट में देना है. सस्पेंड द, और या फिर उसको छोड़ देगा कि भाई जा तू पैसे का इंतज़ाम करके आ, फिर उसको बाद में देखेंगे. राइट, सस्पेंशन जब ये, लेकिन उसी केस में जब फाइन की सिर्फ सजा हो या इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन. राइट, ये नॉट इन अदर केसेस. राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. नाउ जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन, दिस इज सेक्शन 425. So it says every warrant for execution of sentence may be issued by the either judge or magistrate. This is simple. Now 426 is important. Sentence on escaped convict when to take effect. When a sentence of death, imprisonment for life or fine is passed under this code, an escaped convict, यानी कि वो जेल से भागा हुआ व्यक्ति है और वो तू पकड़ लिया और उसको पहले डेथ सेंटेंस की सजा हुई थी, तो उसकी जो डेथ सेंटेंस है उसको इमीडिएटली इफेक्ट करना है, तुरंत मार दो उसको तुरंत. तो सब क्लॉज 2 है. व्हेन अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म इज पास्ड अंडर दिस कोड ऑन एन एस्केप्ड कन्विक्ट, अगर मान लीजिए उसको दोबारा सजा होती किसी दूसरे केस में, उसके ऊपर 2 केस थे, पहले केस में सजा काटते काटते वो भाग गया, उस केस में सजा हुई सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, दूसरे केस में सजा हुई रिगरस इम्प्रिजनमेंट की. राइट, तो पहले वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट अपनी काटेगा, फिर उसकी सिंपल शुरू होगी. राइट, इसी तरह से मान लीजिए पहले केस में उसे सिंपल हुई और दूसरे केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई, तो पहले वो रिगरस काटेगा, बाद में सिंपल काटेगा, क्योंकि वो एस्केप्ड कन्विक्ट है. तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा. राइट, नाउ सेक्शन 427, सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस्ड फॉर अनदर ऑफेंस. ये बेसिकली ये कहता है कि सेक्शन कि जज के पास ये पावर है कि वो आपकी पनिशमेंट को, मान लीजिए आपको 2 सेक्शन में 7-7 साल की सजा दी उसने जज साहब ने, तो टोटल सजा तो 14 साल काट रही है. लेकिन जज अगर उसमें एक वर्ड लिख देता है सेंटेंसेस टू बी रन कंकरेंटली, तो आपका काम 7 साल में चल जाएगा. राइट, तो ये एक्यूज फेवरिंग प्रोविजंस है बेसिकली, इफ द जज इज lenient on the accused. So section 427 says, when a person already undergoing a sentence of imprisonment on a subsequent conviction to imprisonment or imprisonment of for life, such imprisonment or imprisonment for life shall commence at the expiration of imprisonment for which he has been previously sentenced. तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको किसी केस में 7 साल की सजा हुई है, ठीक है, दूसरा भी आपके ऊपर एक और केस था, उसमें भी 7 साल की सजा हो गई,
तो टोटल तो 14 काटनी है। आइडिया ये है कि पहले 7 काटो फिर दूसरे 7 काटो। लेकिन अगर वो जज कहता है दैट दिस सेंटेंस कैन बी रन कंकरेंटली विद दिस सेंटेंस, तो फिर आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो आपका जो 14 साल था वो उतना टाइम आपका कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3.5 साल बाद दूसरे केस में सजा हुई, तो 3.5 साल आपके कम हो जाएंगे। राइट। सब क्लॉज 2, when the person already undergoing a sentence of imprisonment for life is sentenced to on subsequent conviction to imprisonment for term or for imprisonment of life, the subsequent sentence shall run concurrently with previous sentence। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब किसी को पहले केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और दूसरे केस में 3 साल की सजा हो लाइफ से ज़्यादा सजा तो हो नहीं सकती, तो वो कंकरेंटली चलती रहेगी, साथ के साथ ही चलती रहेगी, क्योंकि मरने के बाद तो कोई किसी को सजा दे नहीं सकता। सो दिस इज 427। नाउ लेट अस सी सेक्शन 428। अब 428 ये कहता है दोस्तों कि जो अगर जज ये लिख देता ना कि यू हैव टू बी गिवन द बेनिफिट ऑफ 428, बेनिफिट ऑफ सेक्शन 428 कैन बी गिवन टू द एक्यूज, तो ये बड़ी रिलीफ हो जाती है एक्यूज के लिए, क्योंकि ये कहता है जो पीरियड आपने ट्रायल के अंदर काट लिया, राइट, उसको सेट ऑफ कर देंगे हम आपकी पनिशमेंट से, आपकी सजा से हम उसको सेट ऑफ कर देंगे। यानी कि आपको 7 साल की सजा हुई, 2.5 साल आपने पहले काट दिए ड्यूरिंग ट्रायल, 2-2.5 साल, तो आपकी जो अब इफेक्टिव पनिशमेंट होगी वो 4.5 साल की होगी, राइट। तो ये बेनिफिट हो जाता है, बट ये ऑर्डर में मेंशन होना चाहिए, ऑटोमेटिक कुछ नहीं है। तो यू मस्ट प्रेस फॉर योर क्लाइंट for these kind of benefit. When an accused person has on conviction been sentenced to imprisonment for a term not being imprisonment for default of payment of fine, यानी कि फाइन वाली सजा तो जुड़ेगी, वो माफ नहीं होगी। The period of detention, if any undergone by him during the conviction, shall be set off against the term of imprisonment imposed on him on such conviction, and the liability of such person to undergo imprisonment on such conviction shall be restricted to the remainder if any on the term of imprisonment imposed on him, right। अब वो आपको बची हुई सजा काटनी है अपनी। उसके बाद आता है सेक्शन 430, विच इज कि जब आपकी सजा पूरी हो जाएगी तो कोर्ट को जो जेलर है वो बताएगा जी हाँ जी इसकी सजा पूरी होगी, या फिर अगर फांसी दी है तो वो वारंट एग्जीक्यूट करके भेजेगा जी फांसी दे दी, इसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो कोर्ट में भेजेगा कि इसकी फांसी एग्जीक्यूट हो गई है, राइट। और उसमें वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह भेजेगा जिसमें कि ये होगा कि इसकी जो डेथ है वो बाय फांसी ही हुई है, राइट। नाउ लेट अस कम टू सेक्शन 432। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सेक्शन 432, पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंसेस। रेमिट मतलब सज़ा में ढील देना या सस्पेंड कर देना पनिशमेंट को। क्यों? किसी भी काम के लिए गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, जैसे आपने वो फिल्म अगर देखी हो जिसमें दिलीप कुमार, वो 3 अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ, जिसमें 3-4 लोग थे जिनको वो ये सब जेल में बंद होते हैं और इनको वो डॉक्टर डैंग को मारने के लिए कर्मा मूवी, इनको वो जेल से लेके चला जाता है, राइट, फॉर हिज वर्क। तो वो ये ही पावर है सेक्शन 432 की, राइट। सो व्हेन एनी पर्सन हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम विदाउट कंडीशंस और अपॉन कंडीशंस विच द पर्सन सेंटेंस्ड टू एक्सेप्ट्स suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of punishment to which he has been sentenced। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बहुत सज़ा हो गई, राइट, तो इसमें देखिए कोई सज़ा का कोई टर्म नहीं है, इट कैन बी एनी सेंटेंस, राइट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है
state government where the case is investigated by the state agencies like CBCID या फिर पुलिस ऑफ द स्टेट या फिर CBI, NIA, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं. इनकी इन दीज केस इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट इज़ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सो कोई भी सजा हो सकती है. अब गवर्नमेंट को मान लीजिए कोई एक्यूज है, गवर्नमेंट को लगता है कि दिस एक्यूज कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू स्नैच स्नैच द एक्यूज्ड हु इज़ लिविंग अब्रॉड, जैसे कि दाऊद इब्राहिम है. तो छोटा राजन को भी हमारी जेल में है, राइट. तो छोटा राजन, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि छोटा राजन के जरिए हम इसको ला सकते हैं दाऊद को, तो इस कंडीशन पे वो उसकी सज़ा सेंटेंस करेगा कि तू हमारी मदद करेगा इसको लाने में, या फिर उसकी सज़ा में डील दे देगा. तो वो अगर इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको छोड़ा जा सकता है, बट ही हैज़ टू फुलफिल हिज प्रॉमिस. अब इसके रिगार्डिंग जिस जज ने उसको सज़ा करी है उसकी ओपिनियन भी पूछी जाएगी, राइट. बट अल्टीमेटली पावर लाइज विद the concerned appropriate government. If the now I'm reading subclause 3 because subclause 2 is about the opinion of the judge. Now if any condition on which the sentence has been suspended or remitted in opinion of appropriate government is not fulfilled, the appropriate government may cancel the suspension or remission. अब लगता है ये काम तो हमारा कर नहीं रहा सरकार को, जिस भी काम के लिए हमने इसको छोड़ा तो वो उसको उसका सस्पेंशन खत्म करके उसे दोबारा बंद कर सकती है. Now subclause 4, the condition on which sentence is suspended or remitted under this subsection may be one fulfilled by person in whose favor the sentence is suspended or remitted, or one independent of his will, right. So it can be any. So now let us come to 4 section power of commuting the sentence. This is very important. This power is very important power. Now the government, appropriate government, may without consent of the person sentence, यानी उस व्यक्ति की सेंटेंस जरूरी नहीं है. अब मान लीजिए कि किसी को डेथ सेंटेंस हो गई, वो कहता है मुझे फांसी दे दो तुम, मेरे को नहीं सज़ा कम करानी, लेकिन गवर्नमेंट उसकी मर्जी के बिना भी उसकी फांसी कम कर सकती है, सज़ा उसकी कम कर सकती है, राइट. सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विद कंसेंट ऑफ पर्सन sentenced commute a death sentence into for any other punishment provided under IPC. A sentence imprisonment for life for 14 साल की सजा, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसे 14 साल कर सकती है, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल में बदल सकती है, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट को फाइन में कर सकती है. बट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं where it is said that government cannot reduce or commute the sentence to less than 14 years, right. क्योंकि जब किसी को कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता है तो वो बहुत सीरियस केसेस में ही देता है, तो वहाँ जनरली ऐसी रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, तो 14 साल तो वहाँ देनी ही पड़ेगी. Restriction on power. Now this is section 433A, which was inserted by 1978 amendment of the CRPC. Now it says the restriction on power of remission or commutation in certain cases. It says that 14 साल तो काटने ही पड़ेंगे, notwithstanding anything contained in section 432, 433, where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for an offence for which death is one of the punishment provided by the law, or where the sentence of death imposed on person has been commuted under 433 is one of the imprisonment, such person shall not be released from prison unless he has served at least 14 years in jail. तो मतलब कि मर्डर की किसी का केस है, डेथ की उसमें पनिशमेंट प्रोवाइड की हुई है, और उसको 14 साल की मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कोर्ट ने सजा दी है,
तो उस केस में 14 साल से पहले उसको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दिस इज 433A। नाउ 435 इज कंकरेंट पावर ऑफ सेंट्रल के गवर्नमेंट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंसेस, राइट। तो डेथ सेंटेंसेस के केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। तो वो सर्टेन केसेस कौन से हैं? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया हो, या फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी कि जो CBI वगैरह जिन एक्ट के अंदर बनी हुई है उन केसेस में हो, या फिर जो विच वॉज कमिटेड बाय अ पर्सन इन सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, उसको अगर आपने डेथ सेंटेंस दे दी स्टेट गवर्नमेंट ने, तो भैया वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी है। आप ऐसे ही उसकी सज़ा कम नहीं कर सकते, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा एक सब क्लॉज 2 भी है इसका 435 का, नो ऑर्डर और सस्पेंशन और रेमिशन ऑफ सेंटेंस पास्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस ऑफ सम रिलेटेड टू मैटर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन extent who has been sentenced to separate term of imprisonment which are to run concurrently shall affect unless the order of suspension। मतलब कि वो ये इसका मतलब कि जब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें उसके ऊपर से एक CBI का केस भी चल रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, और उनकी सज़ा कंकरेंटली चल रही है, और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए, इसकी सज़ा को कम कर देना चाहिए, तो वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना स्टेट गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी रहेगा। बिना उसकी कंसल्टेशन के स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अपने कमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।